हेलो बच्चों, हाय पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कक्षा 9 राजस्थान बोर्ड हिंदी में जयेशकर प्रसाद के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों, इन लेखक के बारे में पढ़ते हैं। जयेशकर प्रसाद का जन्म हुआ है 1889 ईस्वी में और मृत्यु हुई है 1937 ईस्वी में। पहले अपन पढ़ेंगे लेखक परिचय। जयशंकर प्रसाद एक युग प्रवर्तक रचनाकार थे। रचनाकार यानी जिनकी रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हुई हो, जिन्होंने एक साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में हिंदी को गौरवान्वित करने वाली कृतियों को सहज किया। यानी जिन्होंने एक ही समय में कहानी लिखी, कविताएं लिखी, नाटक लिखी, अपनी रचनाएं लिखी और वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध भी हुई है। आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रसाद का गौरव अड़चंत था। काशी के प्रसिद्ध संगोनी साहू परिवार में जन्म, आरंभिक शिक्षा और जीवन समृद्ध से प्रारंभ हुआ, किंतु 17 वर्ष की उम्र में प्रसाद पर आपदाओं का पहाड़ टूट गया। आपदा यानी होता है परेशानी, कठिनाइयों का पहाड़ आ गया। यानी जब प्रसाद 17 साल के थे तो उनको कई सारी परेशानी झेलनी पड़ी। प्रसाद ने धीरता और गंभीरता से विषमताओं का सामना किया। यानी प्रसाद ने हर मुश्किल का डटकर सामना किया। प्रसाद के साहित्य में प्रकृति को सचेत रूप के साथ साथ मानव के लिए लौकिक व परलौकिक जीवन की जैसी विविधतापूर्ण झांकी प्रस्तुत की गई है, वैसे ही आधुनिक युग के अन्य किसी कवि में नहीं मिलती है। यानी जिस तरह के कवि प्रसाद थे, वैसा आज का कवि कभी नहीं हो सकता। कवि के रूप में वे निराला, पंत, महादेवी के साथ छायावाद के चौके स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित हुए। नाटक लेखक में स्वर्ण इतिहास के आधार बनकर गौरवशाली भारतवर्ष का रेखांकन कर उस समय के जनमानस में आत्मचेतन का संचार किया है प्रसाद जी ने। कहानी और उपन्यास के माध्यम से मानवीय करुणा और भारतीय मनीषा के अनेकानेक अनर्थ पक्षों का उद्घाटन किया। यानी उनकी जो कहानी है, उनके जो उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, उससे हमें मानवीय करुणा कि कैसे मानव में करुणा उत्पन्न कर सकते हैं, कैसे मानवीय करुणा होती है, सब बताया गया उनके उपन्यास और कहानियों में। और भारतीय मनीषा, भारत जो है, भारत में भारतीय प्रेम कैसे रखा जाए, ये सब उनकी कहानी और उपन्यास में बताया गया है। अब हम उनकी कुछ कृतियाँ पढ़ेंगे कि उनकी कौन कौन सी कृतियाँ हैं जो उन्होंने लिखी है। पहला है कानन कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामयानी, सकतगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जनमेजय का नागयज्ञ, राजश्री। राजश्री एक नाटक है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल जो कि एक कहानी है, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती एक उपन्यास है, ये बहुत ही सुंदर उपन्यास है, आप भी जरूर पढ़िएगा। अब हम पाठ परिचय पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत कहानी का मुख्य पात्र एक छोटा लड़का है जो अपनी असहाय अवस्था में आजीविका के लिए जादू के करतब दिखाता है और लेखक के सामने भी अपनी कला का प्रदर्शन करता है। ये जो कहानी है एक छोटे लड़के पर आधारित है जो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता है। वो जादूगर है, वो जादू दिखाता है ताकि वो पैसे कमा सके। छोटा जादूगर के नाम से संबोधित करने को कहना उस लड़के की अपने कर्म के प्रति दृढ़ता और निष्ठा का परिचायक है।
इसी कारण मुख्य पात्र की विपन्न अवस्था में भी पाठकों के मन में सहानुभूति से अधिक आदर का भाव उत्पन्न होता है। कहानी मानवीय संवेदनाओं को झंकार करने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से समर्थ है। तो शुरू करते फटाफट से कहानी। हेलो बच्चों, हाँ ये पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग कक्षा 9 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पार्ट 3 छोटा जादूगर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, यानी कार्निवल का जो मैदान था वहाँ पर बिजली गरज रही थी। मैं खड़ा था फुहारे के पास, जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखाएं थी। यानी वो जो बच्चा था, वो जो लड़का था, उसके मन में उसका जो चेहरा था, उसके चेहरे पे रेखाएं दिख रही थी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो कुछ सोच रहा था। मैं उसकी ओर ना जाने क्यों आकर्षित हुआ। पता ही नहीं चला कि मैं उसकी तरफ क्यों अट्रैक्ट होता चला गया। मैंने पूछा, क्यों जी, तुमने इसमें क्या देखा? मैंने सब देखा है। यह चूड़ी फेंकते हैं, खिलौनों पर निशाना लगाते हैं, तीर से नंबर छेदते हैं। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। उससे अच्छा तो मैं ताश का खेल में ही दिखा सकता हूँ, उसने बड़े प्रगल्भता से कहा। मैंने पूछा, और उस पर्दे में क्या है? वहाँ तुम क्यों गए थे? नहीं, वहाँ मैं नहीं जा सकता, टिकट लगता है। मैंने कहा, तो चलो, मैं वहाँ पर तुमको ले चलूँ। उसने कहा, वहाँ जाकर क्या कीजिएगा, चलिए निशाना लगाया जाए। मैंने उससे सहमत होकर कहा, तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। रास्ते में ही उससे पूछा, तुम्हारे और कौन है? माँ और बाबूजी। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया? बाबूजी जेल में है। क्यों? देश के लिए, वह गर्व से बोला। और तुम्हारी माँ? वह बीमार है और तुम तमाशा देख रहे हो। उसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। उसने कहा, तमाशा देखने नहीं, दिखाने आया हूँ। कुछ पैसे ले जाऊँगा तो माँ को पत्थर दूँगा। मुझे शरबत ना पिलाकर आपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ ना दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के बालक को देखने लगा। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ बीमार है, इसलिए मैं नहीं गया। कहा, जेल में जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते हैं तो मैं क्यों ना देखकर माँ की दवा करूँ और अपना पेट भरूँ। मैंने उससे कहा, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों की गेंद से गिराया जाता था। मैंने 12 टिकट खरीदकर उस लड़के को दे दिए। वह निकला पक्का निशानेबाज। उसकी कोई गेंद खाली ना गई। देखने वाला भी दंग रह गए। उसने 12 खिलौने को बटोर लिया, लेकिन उठाता कैसे? कुछ मेरे रुमाल में बंधे, कुछ जेब में रख लिए। फिर दूसरा भाग देखते हैं।
कलकत्ता के सरमद बोटेनिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान ही कर रहा था। इतने में वह छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। मस्तानी जल जाल में झूमता हुआ आकर कहने लगा, बाबूजी नमस्ते, आज का ये तो खेल दिखाऊं? नहीं जी, अभी हम जलपान कर रहे हैं। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? नहीं जी, तुमको मैं क्रोध में कुछ और कहने जा रहा था। श्रीमती ने कहा, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए, भला कुछ मन तो बहलो। मैं चुप हो गया क्योंकि श्रीमती की वाणी में माँ की सी वह मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। उसने खेल आरंभ किया। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, गुड्डा वरकाना निकला। लड़के की वचालता से भी अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लौट पोट हो गए। ताश के पत्ते लाल हो गए, फिर अब काले हो गए। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। लड्डू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी आ जाएंगे। श्रीमती जी ने धीरे से 1 रुपया दे दिया। वह उछल पड़ा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती चादर लूँगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह कितना स्वार्थी हूँ मैं। उसके 1 रुपया पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग कुंज देखने के लिए चले। रह रह कर छोटे जादूगर का स्मरण होता। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास चादर कंधे पर डाले खड़ा था। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यहीं है ना, अब मुझे अस्पताल वालों ने निकाल दिया। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चीथड़ों में लपटी काँप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर डालकर उसके शरीर से लिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों में से आंसू निकल पड़े। तीसरा भाग है। एक दिन कलकत्ते के उस उद्यान को फिर देखने की इच्छा से मैं अकेले ही चल पड़ा। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मोटर रोककर उतर पड़ा। वह बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। पर यह सब होते भी जादूगर की वाणी में प्रसन्नता की तरी नहीं थी, मानो उसके रोए रो रहे थे। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिफुर्मान हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? माँ ने कहा था कि आज तुरंत चले आना। मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। तब भी तुम खेल दिखाने आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। उसने कहा, क्यों नहीं आता, और कुछ कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। क्षण भर में मुझे अपनी भूल महसूस हो गई। उसके झोले की गाड़ी में फेंककर उसे भी बैठाते हुए मैंने कहा, जल्दी करो मोटर वाला,
मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। कुछ ही मिनटों में झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल रहा था। उसके दुर्बल हाथ उठकर रह गए। जादूगर से लिपट कर रो रहा था। मैं स्तब्ध था। उस उज्जवल धूप में संग्राम संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। बच्चों, ये बहुत ही दर्दनाक स्टोरी थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। एक बात और बच्चों, हमारे पर्सनल ट्यूटर यानी आपके पसंदीदा चैनल पर्सनल ट्यूटर ने एक मेंबरशिप निकाली, वो भी सिर्फ 159 रुपीज़ में। सो बच्चों, जल्दी से ज्वाइन करें। उसमें आप पाएंगे अपने फेवरेट टीचर से व्हाट्सएप पर ही अपने डाउट्स। आप अपने कोई भी डाउट अपने फेवरेट टीचर से सॉल्व करवा सकते हैं। चलो जल्दी से ज्वाइन करो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। क्लास 8 राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ 5 महाराणा प्रताप पढ़ने वाले हैं। शुरू करते हैं। वह मातृभूमि का रखवाला, आन बान पर मिटने वाला, स्वतंत्रता की वेदी पर जिसने सब कुछ थाड़े डाला, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो मातृभूमि का रखवाला है, यानी हमारी पृथ्वी का रखवाला है, अपनी आन बान पर मिटने वाला, अपनी हर आन बान से मिट जाता, स्वतंत्रता की वेदी पर जिसने सब कुछ दे डाला, यानी स्वतंत्रता पाने के लिए उसने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, सब कुछ दे दिया। स्वाभिमान का अटल हिमालय कष्टों से कब डिगने वाला, जो सोच लिया कर दिखलाया ऐसा प्रताप हिम्मत वाला। इतने कष्ट होने के बावजूद भी वो व्यक्ति कभी नहीं हिला, और उस व्यक्ति ने जो सोच लिया यानी वो कर लिया अपनी ज़िंदगी में। ऐसा व्यक्ति यानी ऐसा हिम्मत वाला एक ही व्यक्ति है, महाराणा प्रताप। थे कई पहलवान झुक नहीं, आंधी तूफान में रुका नहीं, आज़ादी का ऐसा सूरज उजियारा जिससे का चुका नहीं। वो महाराणा प्रताप ये कभी भी नहीं झुके, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए, वो हर चीज़ से लड़े हैं। और आज़ादी का जो सूरज था, यानी उनने अपने मन में मान लिया था कि मैं आज़ादी पा कर रहूँगा, आज़ाद होकर रहूँगा, अपने देश को आज़ाद करके रहूँगा। आज़ादी का जो सूरज था उन्होंने कभी उसको चूकने नहीं दिया, उसको कभी भी बूझने नहीं दिया। वह नीले घोड़े का सवार, वह हल्दी घाटी का जुझार, वह इतिहासों का अमर पृष्ठ, मेवाड़ शौर्य का वह अंगार। यानी वो नीले घोड़े पर सवार थे, हल्दी घाटी को छुआए, हल्दी घाटी पर रहने वाले। इतिहास में उनका नाम हमेशा माना जाता है, मेवाड़ शौर्य का वह अंगार। धरती जागी आकाश जगा, वह जगा तो मेवाड़ जगा, वह गरजी दसों दिशा, था पवन रहा गया थका थका। यानी वो बोलते हैं कि अगर धरती जागी है तो आकाश को भी जगना होगा। उन्होंने हर एक मुश्किल का सामना बहुत हिम्मत से किया और सभी दिशाओं को गरजा दिया। हर मन पर उसका था शासन, पत्थर पत्थर था सिंहासन, महलों से नाता तोड़ लिया था, सारी वसुधाएं राजभवन। हर जो व्यक्ति था सभी के मन में एक ही नाम था, महाराणा प्रताप का। उन्होंने अपना सिंहासन, अपना महल छोड़कर पत्थर पत्थर पर अपना सिंहासन बनाया। वह जन जन का
और नायक था, वह सबका भाग्य विधायक था। सेना थी उसके पास नहीं, फिर भी वह सेनायक था। जंगल जंगल में वह घूमा, कांटों को बड़बड़ कर चूमा। जिसकी विपदाएं प्रखर हुई, उतना ही ज़्यादा वह झूमा। इसका मतलब ये है कि महाराणा प्रताप कई सारे जंगल गए, जंगल जंगल घूमते रहे। कितनी परेशानी आने पर भी वह उन स्थिति से लड़ते हुए आगे बढ़ते गए। वह सत्य पर थी, वह सत्यकृति, वह तेजपुंज, वह महाधृति, वह महामानव, वह महाव्रती थे। इस कविता में महाराणा प्रताप के बारे में उल्लेख किया गया है। थैंक यू। हेलो बच्चों, आई पूर्वी ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल। आज हम लोग क्लास 7th राजस्थान बोर्ड हिंदी का पाठ 7 बस की यात्रा पढ़ने वाले हैं। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। बच्चों, किन किन ने बस की यात्रा करी है और आप लोग बस से कहाँ कहाँ गए हो? जल्दी से मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। ये 5 दोस्त थे, बहुत करीब दोस्त थे। उन्होंने सोचा कि वो शाम को 4 बजे जो बस चलती है हम उससे ही जाएंगे। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, क्योंकि उनका मानना था कि पन्ना से सिर्फ एक ही ट्रेन है सतना के लिए, जो जबलपुर के लिए जो ट्रेन है ना उसका टाइम मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। वो जो 5 दोस्त थे उनमें से 2 दोस्त थे जिनको सुबह काम पर जाना था, यानी उनको अपनी जॉब पर जाना था। इसलिए उन्हें ये इसी बस में ही सफ़र करना पड़ा, क्योंकि अगर वो इस बस से नहीं जाते तो उनकी ट्रेन मिस हो जाती, और ट्रेन मिस हो जाती तो वो घर नहीं पहुंच पाते। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब सलाह देने लगे इन 5 मित्रों को कि जितने भी समझदार लोग हैं वो इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। तो वो दोस्त पूछते हैं, क्या ये बस डाकू है? तो बोलते नहीं, ये बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा अमर पड़ी, खूब वयोवृद्ध थी। बस जो थी बहुत पुरानी हो गई थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। लोगों का ऐसा मानना था कि बस बूढ़ी हो गई है और अगर हम इस बस में सफ़र करेंगे तो इस बस को ही कष्ट होगा, दर्द होगा। यह बस पूजा के योग्य थी। उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। उस बस कंपनी का एक हिस्सेदार, एक कंडक्टर उसी बस में था। बोलते कि बस की तो ऐसी हालत है, अब क्या बस चल पाएगी? यानी वो जो बस है बहुत पुरानी है, तो लोग उनको आशंका है, उनको डाउट है कि ये बस चल भी पाएगी। हम बैठ गए।
जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे जैसे अंतिम अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही है आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंक, फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी, यानी पूरी बस की हालत बहुत खराब थी। सीट की बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आया कि सीट में हम बैठे हैं या हम पर सीट बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला, उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे बस के किसी भी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वहाँ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें दी कि वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया है। कंपनी के हिस्सेदार ने कहा, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। श्री चांदनी की वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थककर बैठ गई है। हमें गिलानी हो रही है कि बेचारी पलट कर हम चले जा रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इसका बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई। धीरे धीरे वृद्ध की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी का रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। आगे और पीछे से कोई गाड़ी आती दिखाई तो वो एकदम किनारे हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस में सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्बल है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना की सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी
क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतज़ार करते। वह महान आदमी आ गया है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक का प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। बच्चों, कैसा लगा आपको ये पार्ट? बहुत ही इंटरेस्टिंग है बस की यात्रा। आई होप कि आपको भी पसंद आया होगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।